हाँ जी, वेलकम आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन मंच शिक्षा हब पर। आज के अपने इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू सीरीज़ है। लेट्स स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द डिमांडेड गुड्स क्वालिटी इज इक्वल टू सप्लाइड गुड्स क्वांटिटी देन। ठीक है, जब मांग की गई वस्तुओं की गुणवत्ता आपूर्ति की गई वस्तुओं की मात्रा के बराबर होती है, तब आप क्या देखते हो? तब आप क्या देखते हो? व्हेन यू सी ए शॉर्टेज, क्या आप तब देखते हो कि कमी है? व्हेन यू सी ए सरप्लस, जब आप अधिशेष देखते हैं? व्हेन यू सी द गवर्नमेंट इज इन्वेस्टिंग इन मार्केट, जब आप देखते हैं कि सरकार बाजार में निवेश कर रही है? या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या देखते हैं उस समय पर, जब उसकी गुड्स की क्वालिटी और जो उसकी सप्लाई होती है वो क्या होती है, इसके बराबर होती है। इनमें से कुछ भी नहीं देखते। उस टाइम पे क्या देखते हैं, हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस सेट हो रहा होता है ना, जितनी डिमांड हो रही है उतनी हमारी सप्लाई हो रही होती है। तो ना तो शॉर्टेज है उस टाइम पे, बराबर जा रहा है ना, इक्वल जा रहा है, ना तो शॉर्टेज है ना ही सरप्लस है और ना ही गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है इसमें। तो इसमें आंसर क्या आएगा? नन ऑफ दीज आएगा। उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शेप ऑफ डिमांड कर्व इज। ठीक है, डिमांड कर्व की शेप कौन सी होती है? मैंने आपको करवाया भी था डिमांड कर्व में कि जो डिमांड कर्व होती है वो जैसे जैसे प्राइस हमारा बढ़ता है तो हमारी डिमांड क्या होती है? कम होती है। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ा डिमांड कम होगी, तो हमारा जो डिमांड कर्व होगा वो होगा डाउनवर्ड स्लोप होगा। उसका डाउनवर्ड स्लोप होगा, नीचे की तरफ आएगी, नीचे की ओर झुका हुआ होगा उसका स्लोप, उसकी ढाल। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए आएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, उसके बाद है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द रेस्टोरेंट दैट सर्व्स फास्ट फूड इंक्रीज इन नंबर दिस लीड्स टू। जब फास्ट फूड परोसने वाले रेस्टोरेंट की संख्या बढ़ जाती है तो इससे क्या होता है? ऑप्शन दे रखे हैं, फास्ट फूड भोजन की आपूर्ति में वृद्धि होती है, फास्ट फूड मील की मांग में वृद्धि होती है, ऐसे भोजन के विकल्प की मांग में वृद्धि देखी जाती है, ऐसे भोजन की दर में वृद्धि हो जाती है। अब देखो, पहले जहाँ पर 2 रेस्टोरेंट आपको फूड प्रोवाइड करा रहे थे, अब वहाँ पर 5 हो गए, तो इससे क्या होगा? ठीक है, इससे क्या होगा? सप्लाई बढ़ेगी ना, आपूर्ति बढ़ेगी, तो इसमें खाने की आपूर्ति बढ़ेगी। तो इसका आंसर कौन सा आएगा? फर्स्ट ऑप्शन आएगा कि फास्ट फूड भोजन की आपूर्ति में वृद्धि हो जाएगी। फास्ट फूड भोजन की आपूर्ति में वृद्धि होगी। एंड इंक्रीज इन फास्ट फूड मील सप्लाई, नंबर बढ़ने से, ठीक है, रेस्टोरेंट 2 से 5 हो गए तो उससे क्या होगा? सप्लाई ही बढ़ेगी ना। अभी कस्टमर वगैरह को तो कुछ नहीं बोला उन्होंने, सिर्फ इतना बोला कि रेस्टोरेंट बढ़ गए हैं, रेस्टोरेंट बढ़ गए हैं तो फूड की सप्लाई ज़्यादा होगी। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनी ऑफ द सप्लाई कर्व डैश ड्यू टू इंक्रीज इन मार्जिनल कॉस्ट। सीमांत लागत में वृद्धि के कारण आपूर्ति वक्र के कई डैश होते हैं। क्या आपूर्ति वक्र का क्या होता है? जब मार्जिनल कॉस्ट बढ़ती है, इस क्वेश्चन का मतलब ये बनता है कि जब अपनी मार्जिनल कॉस्ट बढ़ती है, सीमांत लागत में वृद्धि होती है, तो उसके कारण जो अपना आपूर्ति वक्र होता है, सप्लाई वक्र होता है, उसमें क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, तो इज हॉरिजेंटल वो लंबवत होता है, इज वर्टिकल इज हॉरिजेंटल वो क्षैतिज होता है, हैज़ अ पॉजिटिव स्लोप, ठीक है, उसका सकारात्मक ढलान होती है, हैज़ अ नेगेटिव स्लोप, उसकी ढलान ऋणात्मक होती है। तो सप्लाई कर्व जैसे जैसे मार्जिनल कॉस्ट बढ़ती है तो सप्लाई कर्व की सप्लाई कर्व की जो स्लोप होगा वो क्या होगा? सकारात्मक स्लोप होगा, पॉजिटिव स्लोप होगा। वो कैसे? देखिए, जैसे जैसे मार्जिनल कॉस्ट बढ़ती है, आपको पता है डिमांड कर्व नीचे की तरफ आती है, तो उसी प्रकार से जैसे जैसे मार्जिनल कॉस्ट बढ़ती है, जो सप्लाई कर्व होती है वो ऊपर की तरफ जाती है और पॉजिटिव स्लोप बनाती है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे जो हमारी डिमांड है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे, सॉरी, डिमांड नहीं, सप्लाई बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा अपना, जैसे जैसे अपना प्राइस बढ़ेगा, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगी, तो उसका कौन सा स्लोप होगा? पॉजिटिव स्लोप होगा। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव स्लोप। इसका आंसर अपना आएगा पॉजिटिव स्लोप। थर्ड ऑप्शन आएगा, एक सकारात्मक ढलान बनेगी इसकी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, when one moves up with supply curve which one of these matrix is not part of constant factor। मैट्रिक्स होता है कुछ नंबर, ठीक है, उसमें क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है कि जब कोई आपूर्ति वक्र के साथ ऊपर जाता है, ठीक है, आपूर्ति वक्र के साथ कोई भी फैक्टर ऊपर जा रहा है तो इनमें से कौन सा मैट्रिक्स स्थिर कारक का हिस्सा नहीं है? भी कौन सा स्थिर नहीं रहता?
जो सेलर नंबर है वो स्थिर नहीं रहते, ठीक है। द कमोडिटी प्राइस है वो स्थिर नहीं रहता, ठीक है। या फिर जो एक्सपेक्टेड प्राइस इन फ्यूचर है वो स्थिर नहीं रहता, या फिर जब द रिसोर्सेज कॉस्ट दैट वाज यूज्ड फॉर कमोडिटी प्रोडक्शन, या फिर जो स्रोत है वो स्थिर नहीं रहते। तो मैंने आपको क्या बताया था कि सप्लाई कर्व में भी और डिमांड कर्व में भी हम ये मान्यताएं लेकर चलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कीमत बढ़ेगी, कीमत में बदलाव आएगा, वो स्थिर नहीं रहेगी। बाकी सभी के सभी जितने भी फैक्टर हैं, जितने भी कारक हैं, वो रहेंगे, स्थिर रहेंगे, ठीक है। तो इसमें वही चीज़ पूछी है, अभी कौन सा स्थिर नहीं रहेगा, तो कौन सा स्थिर नहीं रहेगा, कमोडिटी का प्राइस स्थिर नहीं रहेगा, ठीक है। वस्तु का प्राइस स्थिर नहीं रहेगा। विक्रेता की संख्या, भविष्य में अपेक्षित मूल्य और संसाधनों की लागत, ये सारे के सारे हम स्थिर मानते हैं सप्लाई कर्व के अंदर। जैसे जैसे सप्लाई कर्व ऊपर जाती है तो वो जो भी होते हैं सिर्फ और सिर्फ कीमत में वृद्धि पाई जाती है, इस वजह से सप्लाई कर्व ऊपर की तरफ जाती है। बाकी के जितने भी कारक होते हैं उनको हम स्थिर मानते हैं, सिर्फ एक कीमत ही है जो स्थिर नहीं होती। तो इसका आंसर क्या आएगा, द कमोडिटी प्राइस, ठीक है। उसके आगे है, व्हाट विल बी द सप्लाई व्हेन प्राइस चेंजेस इज बाय 1% एंड चेंज इन सप्लाई इज बाय 2%, ठीक है। तो देखो, जब कीमत परिवर्तन 1% होगी और आपूर्ति में परिवर्तन 2% होगा तो आपूर्ति क्या होगी, अनिश्चित होगी, लोचदार होगी, बेलोचदार होगी या स्थैतिक होगी। हमें सप्लाई का बताना है। अब मैं एक आपको नई टर्म बताती हूँ, इलास्टिक और इनइलास्टिक। इलास्टिक का मतलब होता है कि वो बदल जाएगी, प्राइस बढ़ेगा और वो बदल जाएगी। और इनइलास्टिक का बदल होता है कि प्राइस के बढ़ने वगैरह पर उस पर इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर ये बोल रखा है कि जब वो 1% से क्या हो रही है, प्राइस बढ़ रहा है, सप्लाई में कितने बदलाव आ रहा है, 2% था, 2% का बदलाव आ रहा है, आपूर्ति में 2% का बदलाव आ रहा है, मतलब हमारी जो आपूर्ति है वो बढ़ रही है। तो मतलब ये क्या है, इलास्टिक चीज़ है ना, कि 1% प्राइस में, 1% कीमत में वृद्धि आने से हमारी जो सप्लाई है, हमारी जो आपूर्ति है वो 2% से बढ़ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब वो क्या है, जो सप्लाई है वो है लोचदार है, वो इलास्टिक है, ठीक है। अगर उसमें कोई भी वृद्धि नहीं होती, ठीक है, कोई भी वृद्धि नहीं होती, तो हम उसको क्या बोलते, इन इलास्टिक बोलते, ठीक है, इन इलास्टिक बोलते। क्योंकि अगर उसमें कोई भी वृद्धि ना होती, जब प्राइस, और ये कौन सा केस हो सकता है जब उसमें कोई भी वृद्धि ना हो, वो केस होता है जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है, जैसे अपनी ज़रूरत की चीज़ें होती है, नेसेसिटी की चीज़ें होती है, उनका कीमत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो तो हमें लेनी ही लेनी है। जैसे कि खाना हो गया, अब खाना है, चाहे गरीब है, वो खाना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो कीमत वगैरह पर इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो नॉर्मल रोटी होगी, रोटी वगैरह का सीन होता है, जिनमें चीज़ें जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, मेडिकल, ठीक है, जैसे कि दवाई वगैरह होगी, दवाई वगैरह पर इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो इनइलास्टिक चीज़ें हैं। प्राइस वगैरह बढ़ने पर जो सप्लाई वगैरह वो नहीं बढ़ेगी, और प्राइस वगैरह कम होने पर सप्लाई वगैरह कम नहीं होगी, क्योंकि जिसने खानी है वो तो खाएगा ही, ठीक है। इलास्टिसिटी नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसकी इलास्टिसिटी पे। तो यहाँ पर बढ़ रहा है, 1% कीमत बढ़ने से 2% सप्लाई बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सप्लाई है वो इलास्टिक है, वो लोचदार है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ द रेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैज़ ए डाउनफॉल और देयर एज इंक्रीज इन कंज्यूमर इनकम। क्या होगा यदि एक पूरक वस्तुओं की दर गिरती है और उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, उत्पादों की मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट हो जाती है, ठीक है, उत्पादों की आपूर्ति वक्र दाईं ओर शिफ्ट हो जाती है, उत्पादों की आपूर्ति वक्र दाईं ओर शिफ्ट हो जाती है, या उत्पादों की मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। तो अब ये देखिए आप, अब उसने क्या बोला है कि जब किसी वस्तु की कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री वस्तु कौन सी होती है, जो एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, मतलब एक दूसरे के बिना प्रयोग नहीं की जा सकती, जैसे कि है ब्रेड बटर, या फिर है अपना कार और पेट्रोल। कार का प्रयोग तभी होगा जब पेट्रोल की आपूर्ति पूरी होगी, और पेट्रोल का प्रयोग भी तभी होगा जब कार अवेलेबल होगी। दोनों में से एक ना हो तो दूसरे का काम भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो उसने यही बोला है, जब कॉम्प्लीमेंट्री वस्तुओं के कीमत में बढ़ोतरी होगी तो डिमांड कर्व में, और साथ में इनकम भी बढ़ेगी, तो डिमांड कर्व पर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो क्या होगा। अब ये देखिए, जो हमारी डिमांड कर्व पहले इतनी थी, हमारी जो डिमांड कर्व थी वो ऐसे आ रही थी, ठीक है, ऐसे आ रही थी,
क्यों आ रही थी तब उस इंसान की कीमत इनकम कितनी थी, 1000 रुपये थी। अब उसकी इनकम बढ़कर 2000 होगी तो वो क्या कर पाएगा, इन वस्तुओं का ज़्यादा वो कर पाएगा, तो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी ना, डिमांड बढ़ जाएगी उन चीज़ों की, क्योंकि अब उसके पास इनकम आ गई। हमारी फितरत है ना, हमारे पास अगर हमारी आय ज़्यादा है तो हम उपभोग ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा महंगी चीज़ें खरीदते हैं, आगे अपने खर्चे बढ़ाते जाते हैं, डिमांड बढ़ाते जाते हैं। तो वही चीज़ है, अब अगर इनकम बढ़ गई तो जो हमारी डिमांड है वो भी बढ़ जाएगी, है ना। ठीक है, तो कीमत कॉम्प्लीमेंट्री वस्तु की कीमत में गिरावट से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, क्योंकि उसने आय का ही बता दिया कि आय बढ़ रही है। आय बढ़ रही है तो हमारी जो वो कमोडिटी है उसकी क्या है, डिमांड भी बढ़ रही है। डिमांड बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, क्योंकि अब हमारी आय बढ़ गई और हम ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते हैं, तो हमारी आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। अब ये कौन सी साइड है, राइट शिफ्ट है। ठीक है, राइट शिफ्ट है, दाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो आंसर क्या आएगा, द प्रोडक्ट डिमांड कर्व शिफ्ट टुवार्ड्स द राइट। प्रोडक्ट डिमांड कर्व है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। द प्रोडक्ट डिमांड कर्व शिफ्ट टुवार्ड्स द राइट, उत्पादों की मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल वी ड्रा द डिमांड कर्व विच ऑफ थीज असम्पशन आर देयर। जब हम मांग वक्र बनाते हैं तो इनमें से पूर्व धारणाएं या मान्यताएं कौन कौन सी रखते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, सिर्फ एक हमने कीमत को नहीं बदलना, कीमत को कांस्टेंट नहीं मानना, कीमत को स्थिर नहीं मानना, बाकी सभी कारकों को स्थिर मानना है। तो पहला ऑप्शन है द सब्स्टिट्यूट प्राइस शुड नॉट चेंज। हाँ जी, ये चीज़ हम मानकर रखते हैं कि जो सब्स्टिट्यूट प्राइस है वो वस्तुओं का वो नहीं बदलना चाहिए। सब्स्टिट्यूट का मतलब मैंने आपको बता रखा है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि दो वस्तुएं जो एक दूसरे की या पूरक होती हैं और सब्स्टिट्यूट होते हैं जो एक दूसरे की जगह पर प्रयोग की जा सकती है, जैसे कि चाय और कॉफ़ी। चाय की जगह कॉफ़ी प्रयोग कर सकते हो, कॉफ़ी की जगह चाय प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है दूसरा ऑप्शन, द कर्व फॉर डिमांड शुड बी लीनियर। नहीं, ये चीज़ भी नहीं थी, ये कोई कारक नहीं है। देयर शुड बी नो चेंज इन कमोडिटी प्राइस। कीमत में तो बदलाव आएगा, ये तो हम करेंगे। ये ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है द डिमांड क्वांटिटी डज नॉट चेंज। ऐसा कैसे हो सकता है, कीमत में चेंज होगा तो डिमांड तो चेंज होएगी ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट ऑप्शन आएगा, द सब्स्टिट्यूट प्राइस शुड नॉट चेंज। स्थापन कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये एक पूर्व धारणा, एक मान्यताएं हम लेकर चलते हैं कि स्थापन वस्तुओं की कीमत में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेशन ऑफ डैश इज बाय द लॉ ऑफ डिमांड। ये तो मैंने आपको बहुत बार करवा दिया है। जो लॉ ऑफ डिमांड है वो हमें किसके बीच रिलेशन बताता है, वो हमें डिमांड के बीच और प्राइस के बीच बताता है, मांग के बीच और वस्तु की कीमत के बीच बताता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, अपना पहला उत्तर ही आएगा, वस्तु की मात्रा और कीमत में। ठीक है, वस्तु की मात्रा में और कीमत में, क्वांटिटी में और प्राइस में, मतलब डिमांड में और प्राइस में ही। ठीक है जी, उसके बाद है, फॉर द डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड्स द इलास्टिसिटी इज ए जीरो। फॉर द डिमांड ऑफ ए ड्यूरेबल गुड्स द इलास्टिसिटी क्या होती है, जीरो होती है। इसका आंसर क्या आएगा, ग्रेटर देन यूनिटी होती है। ठीक है, जीरो ऑप्शन, फॉर द डिमांड ऑफ ड्यूरेबल गुड्स इलास्टिसिटी क्या होती है, जीरो होती है, या ग्रेटर देन यूनिटी होती है, या इक्वल टू यूनिटी होती है, या लेस देन यूनिटी होती है। तो इसका आंसर आएगा ग्रेटर देन यूनिटी होती है वो। ठीक है, ड्यूरेबल गुड्स होती है जो हमारी रोज़मर्रा की वस्तुएं होती है। ठीक है, रोज़मर्रा की नहीं, ऐसे लगा लो कि जिनका समय 1 साल तक, जिनको हम 1 साल तक प्रयोग कर सकते हैं, उन वस्तुओं की डिमांड में उनकी इलास्टिसिटी कैसी होती है, तो उनकी होती है यूनिटी होती है। एक चीज़ होती है एक होती है यूनिटी होता है एक। जिन वस्तुओं की डिमांड उनके बराबर ही बढ़ती है। देखिए, एक चीज़ होती है यूनिटी होती है एक। जब इलास्टिसिटी को हम यूनिटी तब बोलेंगे जब जितना कीमत में बदलाव आ रहा है उतना ही मांग में बदलाव आ रहा है। जैसे कि अगर 1% से हमारी क्या बढ़ रही है, मांग बढ़ रही है, 1% से हमारी यूनिटी तब होगा जब 1% से हमारी कीमत बढ़ रही है और 1% से हमारी मांग बढ़ रही है। तो उस समय पे क्या है, 1/1 हमारा क्या है, एक यूनिटी है। हमारी इलास्टिसिटी क्या है, यूनिटी के बराबर है। जब हमारी कीमत में सिर्फ 1% वृद्धि हो रही है,
लेकिन जो हमारी मांग है वो बिल्कुल ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब वो 5% से ही बढ़ रही है, ठीक है। 1% से वृद्धि हो रही है प्राइस में, और जो हमारी मांग है वो 5% से ही बदल रही है, 5% से ही उसमें गिरावट आ रही है। तो बहुत ज़्यादा गिरावट आ रही है ना, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है उस पर, तो उसमें क्या होगा, वो होगी ग्रेटर देन यूनिटी। उसके बाद में लेस देन यूनिटी तब होगा, हाँ, जब देखो हमारी प्राइस में कितना हुआ, सिर्फ 1% की वृद्धि हुई और डिमांड में लगभग बस 0.25 की या फिर 0.5% की, बस इतना सा ही फर्क पड़ा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, इतना सा ही फर्क पड़ा, बस 0.5% ही कम हुई, 0.25% ही कम हुई, ठीक है। तो इसमें थोड़ा फर्क पड़ा, तो ये क्या है, लेस देन यूनिटी है, ठीक है। सो अब इसमें क्या है, जब ड्यूरेबल गुड्स है ना, उनकी डिमांड क्या होती है, ग्रेटर देन यूनिटी होती है। तो इसका आंसर आएगा ग्रेटर देन यूनिटी, ग्रेटर देन यूनिटी। सो ये थी अपनी आज की वीडियो, आज के एमसीक्यूज। प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।